हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ जगजीत सिंह और मैं आप सभी का कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत 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 स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपकी क्लास 8th की साइंस एनसीईआरटी का 15 चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। तो इसके अंदर हम कुछ नेचुरल फिनोमिनन के बारे में जानेंगे, जैसे कि लाइटनिंग और अर्थक्वेक। ये जो हमारा वीडियो है वो 2 पार्ट्स में है। पहले हम जानेंगे लाइटनिंग क्या होती है और दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे अर्थक्वेक क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 14 चैप्टर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखें। ओके, चलिए हमारे इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइटनिंग क्या होती है। तो देखिए, अगर मैं लाइटनिंग की बात करूं या उसकी डेफिनेशन दूं आपको, तो लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क but on a huge scale. Lightning is an electric spark but on a huge scale. Okay, lightning is caused by the accumulation of charges in the cloud. अब lightning के पीछे क्या रीजन है, lightning होने के पीछे क्या रीजन है? तो ये बता रहा है कि lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. Okay, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो it is now possible to explain lightning in terms of the charge produced by rubbing. आपको और अच्छे से मैं क्लियर करता हूं। आप लाइटनिंग को एक और तरह से समझ सकते हैं। जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो उससे जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको भी हम क्या समझ सकते हैं, उसको भी हम लाइटनिंग समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको लाइटनिंग बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, मूविंग अहेड, आगे देखें तो द एंशियंट ग्रीक न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर क्या होता है, एक तरह का रेजिन होता है, वॉज रब्ड विथ फर, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। जो एंशियंट ग्रीक थे उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो एम्बर है एक तरह का रेजन है, जब हम उसको फर से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो क्या करता है, वो चार्ज प्रोड्यूस करता है। ओके, देन यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। If you take off these clothes in the dark, you even see a spark and hear a crackling sound. देखिए, अब ये क्या कह रहा है, ये ना एक बेसिक एक्टिविटी बता रहा है जो आपने बहुत जगह पर ऑब्जर्व की होगी, अपने घर पर भी ऑब्जर्व की होगी। जब आप वुलन या पॉलिस्टर क्लोथ्स रहते हैं, जब वो वुलन या पॉलिस्टर क्लोथ्स आपके हेयर से रब होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, एक छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जब यही स्पार्क लार्ज स्केल पर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि डार्क में जब आप इस प्रोसेस को देखेंगे कि वुलन या पॉलिस्टर क्लोथ्स जब आपकी बॉडी से क्या हो रहे हैं, रब हो रहे हैं, तो वो चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो चार्ज आप कैसे देख सकते हैं, डार्क में देख सकते हैं। जब आप अंधेरे में रहेंगे तो आपको स्पार्क्स दिखाई देंगे। ओके, आप चाहें तो ये एक्टिविटी घर पर कर सकते हैं। ये स्लाइड आपको प्रीटी क्लियर हुई होगी। चलिए हम आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं और बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमिना। अब जो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जो आपके क्लॉथ से स्पार्क प्रोड्यूस होता है और जो लाइटनिंग है वो सेम फिनोमेना है। सिर्फ फर्क क्या है कि जो आपके क्लॉथ से स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो एक बहुत ही छोटे से लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर हम लाइटनिंग की बात करें तो वो एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोड्यूस हो रहा है। हमने पहली स्लाइड में भी यही पढ़ा था कि लाइटनिंग को हम कैसे समझ सकते हैं। लाइटनिंग को हम रबिंग के फिनोमेना, जो रबिंग का फिनोमेना होता है उससे समझ सकते हैं। when two objects rubbed they produce charge and we see sparks. This is called lightning but on a huge scale. I hope आपको जो है लाइटनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट्स लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए जूनियर्स, अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। जब एक प्लास्टिक रिफिल को एक पॉलीथीन के साथ रब किया जाता है तो वो स्मॉल चार्ज एक्वायर करती है। सिमिलरली जब एक प्लास्टिक कॉम को हेयर के साथ रब किया जाता है तो वो भी कुछ स्मॉल चार्ज एक्वायर करते हैं। ओके, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स।
क्लियर हुआ आपको? दीस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड प्लास्टिक कॉम पॉलिथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। अब क्या होता है, इनको चार्ज करने की प्रोसेस में जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। जब अपोजिटली चार्ज हो जाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए आगे वाली स्लाइड्स में हम वही जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए आप देखेंगे कि देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर व्हाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होता है, जब सिमिलर चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वहीं अपोजिट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आप देखिए यहाँ पर एनिमेशन की मदद से देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों सिमिलर चार्जेस नहीं हैं, अपोजिट चार्जेस हैं। अब ये जब क्योंकि अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वहीं ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप नेगेटिव चार्ज देख सकते हैं। जब नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज कांटेक्ट में आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे जूनियर्स, एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, यहाँ पर हमने जाना कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं एंड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जब सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव जब कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है। तो जूनियर्स अपने इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। अब स्टैटिक से यहाँ पर आप क्या मतलब समझ रहे हैं जूनियर्स, तो दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। ऐसे चार्जेस जो खुद से मूव ना कर पाए उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें स्टैटिक चार्ज कहा जाता है। व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब वही चार्जेस मूव करने लगते हैं तो हम उन्हें क्या कहने लगते हैं, हम उन्हें इलेक्ट्रिक करंट कहने लगते हैं। ओके, अगले पॉइंट पर अगर हम जाएं तो द करंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्जेस। अब क्या होता है, जब वही चार्जेस मूव कर रहे हैं, जब वो चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उनकी एप्लीकेशन क्या होगी, या वो तो बल्ब को ग्लो करेंगे या वो क्या करेंगे, जिस वायर में फ्लो हो रहे हैं उस वायर को हॉट कर देंगे। तो यही सबको क्या कहा जाता है, इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या कहा जाता है, मोशन ऑफ चार्जेस कहा जाता है। आई होप आपको मोशन ऑफ चार्जेस है ना, इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्जेस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अपने इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। हमें अब जानना है कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो देखिए, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच हेल्प अस टू डिटेक्ट वेदर द बॉडी इज चार्ज और अनचार्ज एंड डिटेक्ट्स द टाइप ऑफ चार्ज इन द चार्ज बॉडी। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो कि हमें बताता है कि कोई भी बॉडी चार्ज है या डिस्चार्ज है। और ये हमें इस चीज़ में भी मदद करता है कि चार्ज को क्या कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ। कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ, कि वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और द चार्ज इज नेगेटिव। यानी कि क्या कर रहा है इलेक्ट्रोस्कोप, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, चार्जेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि आइदर द चार्ज इज पॉजिटिव और द चार्ज इज नेगेटिव। और ये भी बताता है कि कोई बॉडी चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोस्कोप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो किस तरह का होता है, और हमने एप्लीकेशंस तो उसकी जान ही ली हैं। चलिए अपने इस सेशन में और आगे चलते हैं हम और बात कर लेते हैं अर्थिंग की, कि अर्थिंग क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल है अर्थिंग, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। फिर से पढ़ें, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। क्या होता है, कोई भी चार्ज बॉडी है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अर्थिंग कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। और अर्थिंग की डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको जो है इसको याद रखना है कि अर्थिंग की प्रोसेस क्या होती है।
Moving ahead in this session, you have learnt in class 7 that during the development of a thunderstorm, air currents move upward while the water droplets move downwards. Okay, the vigorous movement causes separation of charges. The positive charges collect near the upper edges of the clouds and the negative charges accumulate near the lower edges. अब भाई ये क्या कह रहा है, मैं इसको आपको एक पिक्चर की मदद से बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो एयर करंट है वो जब ऊपर की तरफ मूव होते हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो जब नीचे की तरफ मूव होती हैं तो क्या होता है, इनमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है और क्या होता है, ये जो क्लाउड है इसकी अपर एजिस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, वहीं इसकी लोअर एजिस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राउंड पर भी जो है वो कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड पहले से ही है। अब देखिए आगे के पॉइंट्स हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो व्हेन द मैग्नीट्यूड of the accumulated charges become large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer to resist their flow. Negative and positive charges meet, producing streaks, bright light and sound. देखिए बहुत जो अच्छे से है लाइटनिंग की पूरी प्रोसेस को इसने डिस्क्राइब किया है। इसने बताया है कि जब एयर करंट्स नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है। जब उनमें फ्रिक्शन होता है तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड्स के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, वहीं नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स की लोअर एजिस पर एक्यूमुलेट हो जाता है। अब कुछ पॉजिटिव चार्ज पहले से ही अर्थ सरफेस पर रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जब मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एयर भी कुछ नहीं कर पाती। क्या होता है, ये चार्जेस एक दूसरे से मिल जाते हैं, मीट कर लेते हैं और हमें क्या देखने मिलता है, हमें लाइटनिंग देखने मिलती है। ओके, हमें क्या देखने मिल रहा है, फिर से देखिए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स, ब्राइट लाइट एंड साउंड। जो हमें चिंगारियां दिखाई देती हैं आसमान में ब्राइट लाइट और साउंड के साथ, उसी फिनोमिनन को लाइटनिंग कहा जाता है। और लाइटनिंग के पूरे फिनोमिनन को जूनियर्स इसने 2 स्लाइड्स में बहुत अच्छे से जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप आपको भी जो है लाइटनिंग का फिनोमिना बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। सो जूनियर्स, अपनी पिछली स्लाइड में हमने जाना कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को और अच्छे से जानने के लिए हम कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और कैन बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। अब हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है। ये बता रहा है हमें कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस है वो 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड्स में हो सकती है या बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ सरफेस के भी हो सकती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस कहाँ कहाँ पर हो सकती है। अगले पॉइंट की तरफ जाएं हम तो देखिए, टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर्स डिड। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। अब हमें जो है लाइटनिंग से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स डरा करते थे लाइटनिंग देख के। वो कहते थे कि इंद्रदेव का या भगवान का जो है हम पर प्रकोप हो रहा है या फिर हमने कुछ पाप किए हैं जिसकी सजा जो है वो भगवान हमसे ले रहा है। लेकिन अब साइंटिस्ट की मदद से हमने ये जान लिया है कि लाइटनिंग के पीछे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। लाइटनिंग के पीछे फिनोमेना क्या रहता है, तो लाइटनिंग के पीछे फिनोमेना रहता है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मीट करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, और जब वही चार्ज लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होता है तो हमें लाइटनिंग की प्रोसेस, हमें बिजली चमकने की जो प्रोसेस है वो दिखाई देती है। तो आई होप आपको लाइटनिंग के पीछे का साइंटिफिक रीजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि जो लाइटनिंग है भाई, हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है वो लाइटनिंग डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, ऐसा नहीं कि भगवान हमसे बदला ले रहे हैं या कुछ इंद्रदेव का प्रकोप हो रहा है, ये साइंटिफिक जो है फिनोमिनन है, लेकिन इससे भी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। अब भाई ये ज़रूरी है ना, ये ज़रूरी है कि कुछ हमें मेजर्स, कुछ हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे जिससे क्या हो, हम लाइटनिंग से बच सकें। तो उन्हीं प्रोटोकॉल्स, उन्हीं मेजर्स की हम बात करने वाले हैं। तो जूनियर्स, अब हम अपने इस सेशन में इतने आगे आ ही गए हैं तो लाइटनिंग सेफ्टी की भी बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम पहला पॉइंट डिस्कस करें तो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर
अंडर, वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। ओके, अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। देखिए ये बता रहा है कि जब लाइटनिंग होती है या थंडरस्टॉर्म आता है तो कोई भी ओपन प्लेस आपके लिए सेफ नहीं है। ये आपके लिए एक अलर्ट है कि जितना जल्दी हो सके आप एक सेफ प्लेस पर पहुंचें। और सेफ प्लेस क्या हो जाएगी आपके लिए? तो अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। आई होप आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। देखिए हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाय अ कार, if you are traveling by car or a bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut। ये बता रहा है कि जब आप कार या बस में क्या कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो वो व्हीकल आपके लिए सेफ है। किस कंडीशन में आपके लिए सेफ है? जब उसकी विंडोज़ और उसके जो डोर्स हैं वो क्लोज रहें। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप कार या बस में सफ़र कर रहे हों और ड्यूरिंग दैट टाइम लाइटनिंग स्ट्राइक्स यू, तो आपको क्या करना है? आपको उसके डोर्स और उसकी विंडोज़ बहुत अच्छे से शट कर लेनी है। देखिए हम अपने इस सेशन में आगे चलते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि लाइटनिंग जब हो रही है, थंडरस्टॉर्म जब हो रहा है, तो आपको क्या चीज़ें करनी है और आपको क्या चीज़ें नहीं करनी। सो डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। तो आउटसाइड ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये चीज़ें आपके लिए सेफ नहीं हैं। ओपन व्हीकल्स आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। ओपन फील्ड्स, tall trees, shelters in parks, elevated place do not protect us from lightning strokes। भाई ये बता रहा है आपको कि लंबे लंबे पेड़, ठीक है, आप पार्क में शेल्टर ले रहे हैं, आप एलिवेटेड प्लेस पर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लाइटनिंग से प्रोटेक्ट नहीं करेंगी जूनियर्स। ओके, कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। भाई बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि बारिश होती है तो छाता लेकर निकल लेते हैं। अब भाई जब बारिश होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि थंडरस्टॉर्म तो होगा ही होगा, बहुत ज़ोर से होगा। और थंडरस्टॉर्म में अगर आप छाता लेकर चल रहे हैं तो आपसे बड़ी बेवकूफ़ी भाई कोई नहीं कर रहा। ये एक अच्छा आइडिया नहीं है कि आप ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म छाता लेकर जा रहे हैं। जितना हो सके अवॉइड करें कि आप बारिश में बाहर निकलें, क्योंकि ये ऐसा टाइम चल रहा है, ये ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें आपको क्या है, लाइटनिंग से तो बचना ही बचना है, बहुत और सारी बीमारियों से भी बचना है। अगर आप बारिश में बाहर निकलेंगे तो आप वैसे ही बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको जो है जूनियर्स ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है। और अगर आप फॉरेस्ट में हैं, भाई फॉरेस्ट में ही फंस गए हैं, वैसे तो ऐसी चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन आप फंस गए हैं, तो जगजीत भैया बताते हैं आपको क्या करना है। टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्री। अब भाई जब लाइटनिंग होगी, जब बिजली गिरेगी तो वो लंबे पेड़ पर गिर जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जितने छोटे ट्री के नीचे शेल्टर ले सकें उतने छोटे ट्री के नीचे शेल्टर लें अगर आप फॉरेस्ट में फंस गए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स पर और बात करते हैं। तो इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, भाई मान के चलो कि कोई शेल्टर अवेलेबल है ही नहीं, तो आपको क्या करना है? इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, सारे पेड़ों से आप दूर रहें। ठीक है, जब आप ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां पर आपके लिए शेल्टर है ही नहीं, तो आप सारे पेड़ों से दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। भाई आपको पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट से भी जो है वो दूर रहना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और देखिए, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। आपको जो है ग्राउंड पर लोटना नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना है। वो पोजीशन कैसी होगी, अभी मैं आपको पिक्चर की मदद से बताता हूँ। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स। कैसे बैठना है आपको? आपको जो है वो इस पोजीशन में बैठना है। अगर आप इस पोजीशन में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? तो ये रिजल्ट आएगा कि दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। भाई आप जो है वो लाइटनिंग के स्मॉलेस्ट टारगेट बन जाएंगे और आप पर जो है वो बिजली गिरने की सबसे कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी अगर आप पर्टिकुलर इस पोजीशन में बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? तो आपके पास जब कोई शेल्टर नहीं है और आप एक ओपन पार्क में हैं, तो पहली बात तो आपको सारे पेड़ों से, मेटल ऑब्जेक्ट्स के से, खंभों से, पोल से दूर रहना है और इस पोजीशन में बैठना है। इससे क्या होगा, आप पर लाइटनिंग गिरने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स पर चर्चा करें। तो लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स। अब ये बता रहा है
कि लाइटनिंग कहाँ कहाँ पर स्ट्राइक कर सकती है। तो देखिए टेलीफोन कॉर्ड्स पर स्ट्राइक कर सकती है, इलेक्ट्रिक वायर्स या मेटल पाइप जो हैं उन पर भी लाइटनिंग, उन पर भी बिजली गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब आपने पढ़ा था कि लाइटनिंग क्या होता है, तो डू यू रिमेंबर, लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। Lightning is an electric discharge. Okay, during a thunderstorm, contact with these should be avoided. किससे अवॉइड करने की कह रहा है, किन मटेरियल से कांटेक्ट अवॉइड करने की कह रहा है, तो टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप से जो है वो कांटेक्ट अवॉइड करने की कह रहा है। आगे चलें, देखिए इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन्स। भाई जो मोबाइल फोन्स हैं वो और जो कॉर्डलेस फोन्स हैं वो यूज़ करना आपके लिए थंडरस्टॉर्म में ड्यूरिंग लाइटनिंग सेफ है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आप कॉर्डलेस फ़ोन या वायरलेस फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, हाउ एवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फ़ोन। ऐसे किसी भी बंदे को फ़ोन ना लगाएं जो कि आपका फ़ोन किसी वायर्ड फ़ोन से या कॉर्ड वाले फ़ोन से रिसीव करे, क्योंकि क्या होगा फिर जो है बिजली गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। वैसे तो अगर आप कॉर्डलेस फ़ोन, वायरलेस फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ है लाइटनिंग में, आप ये चीज़ ध्यान रखें। लेकिन मम्मी पापा कुछ बातें सही भी कहते हैं, जैसे कि बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर। आपको क्या करना है, थंडर स्टॉर्म के टाइम पे आपको नहाना नहीं है, इससे क्या होगा, आप रनिंग वाटर से जो है वो कांटेक्ट दूर कर लेंगे। और आपने ये पढ़ा होगा, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको शॉक लगने के चांसेस तो हैं ही हैं अगर आप जो है लाइटनिंग के टाइम पे, थंडर स्टॉर्म के टाइम पे नहा रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज एटसेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। अब जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है, जब लाइटनिंग हो रही है, तो आपको जो आपकी टीवी हैं, ठीक है, और भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनके स्विच ऑफ कर देने हैं, उनके प्लग को ऑफ कर लेना है, जिससे लाइटनिंग स्ट्राइक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। अब ऐसा नहीं करना है कि भाई आपने लाइटनिंग देखी, आपने थंडरस्टॉर्म देखा और घर की सारी चीज़ें बंद कर दी। जो लाइट्स हैं वो इतनी हार्मफुल नहीं रहती, आप उन्हें भी ऑन रख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि आप मोबाइल फ़ोन या कॉर्डलेस फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म नहाना नहीं है। आपको क्या करना है, टीवीज़ और भी वायर्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर देना है, बंद कर देना है। आपको लाइट्स चालू रखनी है, वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, हम अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं और बात करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स की। हमारे इस सेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो आइए जानते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। सो लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस होता है जो कि बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से क्या करता है, बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, जो कि बिल्डिंग से ऊपर से लेकर अर्थ में जो है बरिड रहता है, जिससे क्या होता है, अगर बिजली यहाँ पर गिरती है तो किसी को भी बिना नुकसान पहुँचाए अर्थ में चली जाती है। और यही हमने अर्थिंग की प्रोसेस भी देखी थी कि अर्थिंग की प्रोसेस क्या होती है। अब जो है हम लाइटनिंग कंडक्टर्स को और अच्छे से समझ लेते हैं, इस डिवाइस को समझ लेते हैं कि एक्चुअली में डिवाइस होता कैसा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ मेटेलिक रॉड taller than the building is installed in the walls of the building during its construction। क्या होता है, एक मेटेलिक रॉड होती है जो कि बिल्डिंग से भी बड़ी होती है, और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उस मेटेलिक रॉड को क्या करा जाता है, बिल्डिंग में फिट कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड। द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। अब ये क्या बता रहा है, ये वही बता रहा है जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, आइए मैं आपको फिर से जो है इमेज की मदद से क्लियर कर देता हूं। वो कह रहा है कि बिल्डिंग से लंबी एक मेटेलिक रॉड रहती है, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो वो बिल्डिंग में फिट कर दी जाती है। अब जो मेटेलिक रॉड होती है उसका कुछ पार्ट बिल्डिंग से ऊपर उठा हुआ रहता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो दूसरा पार्ट होता है, वो जमीन में क्या रहता है, जमीन में धंसा हुआ रहता है। तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है उसको एक ईजी रूट प्रोवाइड करता है। मान के चलिए कि यहाँ पर जो है वो लाइटनिंग हुई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज
चार्ज जो है वो यहाँ पर हुआ तो क्या होगा, इस पूरी बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा, ये पूरी बिल्डिंग सेफ है। उसको एक सेफ रूट कहाँ से मिल गया, तो ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो उसको एक सेफ रूट प्रोवाइड करता है। हम इस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग हमने किस प्रोसेस को कहा था, मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज को, जब किसी भी चार्ज बॉडी का जो चार्ज रहता है उसको अर्थ में ट्रांसफर करें हम, तो उस प्रोसेस को अर्थिंग कहा जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर का काम रहता है अर्थिंग करवाना। तो अर्थिंग और लाइटनिंग कंडक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो आप अर्थिंग अगर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो लाइटनिंग कंडक्टर भी आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आई होप आपको जो है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर 15 का पार्ट 1 खत्म होता है। हमने इसमें लाइटनिंग के बारे में जाना। पार्ट 2 में हम अर्थक्वेक को बहुत अच्छे से ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, कल्याणी जूनियर्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलता हूं मैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।